तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का राजनीतिक शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, यानी राजनीति विज्ञान को हम लोग पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस को। और पॉलिटिकल साइंस में आपको दो किताब पढ़ना है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। एक किताब में जो आपको पढ़ना है विश्व के राजनीति के बारे में पढ़ना है, और एक किताब में जो पढ़ना है भारत के राजनीति के बारे में पढ़ना है। तो अभी जो हम किताब पढ़ा रहे हैं वो भारत के राजनीति के बारे में पढ़ा रहे हैं, यानी वॉल्यूम 2 को ना पढ़ा रहे हैं जी, वॉल्यूम 2 वाला आपको पढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम 2 का जो पहला आपको चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की आपको क्या चीज़, तो आपको चुनौतियाँ। राष्ट्र का मतलब होता है आपको देश, और निर्माण का मतलब होता है आपको कोई भी चीज़ को बनाना, आपको उसमें चुनौतियाँ का मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, यानी एक देश को बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, इसी के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है। गौर कीजिएगा, कल जो था ये थ्योरी का क्लास था, कल भी थ्योरी का क्लास था, आज भी थ्योरी का क्लास होगा। कल जो होगा आपको उसका सब्जेक्टिव जो होता है लघुत्तरीय प्रश्न, उसका आपको कल करवाया जाएगा। पहला है कि भारत की आपको आज़ादी के बारे में पढ़ना है, यानी भारत का आज़ादी आपको कैसे मिला। तो हमको पता है कि 1947 से जो पहले था वो भारत अंग्रेज़ों के अधीन में क्या था, गुलाम था, यानी यहाँ अंग्रेज़ लोग शासन करते थे। तो लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजी की गुलामी के बाद 14 या 15, देखिए दोनों डेटवा दिया है कि नहीं, 14 अगस्त को रात में ही कार्यक्रम हो रहा था, तो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि यानी बीच रात्रि में हिंदुस्तान क्या हुआ, आपको आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ादी मनाते हैं, लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। जब आज़ादी मिला तो हम लोग बंट गए कि नहीं बंट गए, और बटे तो हम लोग किस में बटे, आपको हिंदू और मुस्लिम में क्या हो चुके, हम लोग बट गए। एक तरफ आपको पाकिस्तान बन गया, एक तरफ क्या बन गया, आपको हिंदू बन गया, यानी हिंदुस्तान मतलब आपको मुस्लिम बन गया। दूसरी चीज़ आगे बढ़िएगा कि सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो भाग्यवधु से आपको चिर प्रतीक्षित भेंट या आपको ट्रिस्ट विद आपको डिस्टेंसी के नाम से आपको भाषण दिया, यानी भाषण पहला जो दिए थे वो आपको भाग्यवधु से आपको चिर परिचित आपको भेंट या आपको ट्रिस्ट विद आपको डेस्टिनी के नाम से आपको भाषण दिया था। तो थोड़ा सा ये बात को आपको याद रखना है। आज़ादी के लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति रही, यानी आज़ादी का जब लड़ाई हो रहा था तो दो बात पर सारा लोग क्या हुए, आपको सहमत हुए। एक था आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, यानी देश जब आज़ाद हो जाएगा तो सब जो शासन चलेगा लोकतंत्र के माध्यम से चलेगा, यानी यहाँ जनता का राज होगा, राजा का राज नहीं होगा। दूसरा क्या मामला था, तो सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए क्या करेगी, काम करेगी, यानी जो उच्च वर्ग है उनके लिए भी, जो मध्यम वर्ग है उनके लिए भी, जो निम्न वर्ग है उनके लिए भी। तो दो सहमति बना था सारे लोगों का कि एक है जो सारे लोग लोकतंत्र का पालन करेंगे, लोकतंत्र के हिसाब से सरकार चलेगा। दूसरी चीज़ क्या था कि अगर सरकार बनती है तो सारा लोग क्या करेगा, आपको हर एक वर्ग का क्या करेगा, सहयोग करेगा, हर एक वर्ग को आपको हर चीज़ों का लाभ दिया जाएगा। आज़ाद भारत की नई राष्ट्र की आपको चुनौतियाँ, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ सकता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकता है। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की क्या थी, आपको चुनौतियाँ थी। पहला थी एकता एवं अखंडता की चुनौतियाँ, दूसरा थी लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो पाए, तीसरा था आपको समानता पर आधारित कैसे विकास किया जाए। एकता और अखंडता का मतलब क्या है कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम भाई लोग जैसे पाकिस्तान तरह मान रहे हैं वैसे कहीं सिख लोग एगो अलग देश नहीं मांगने लगे, यानी जितना भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं चारों भाई जब पढ़े तो हिंदू एगो अलग देश बना जिसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। खैर हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान तो है नहीं, चूँकि हिंदुस्तान में मुस्लिम भी लोग रहते हैं और हिंदू भी लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो बना वो केवल मुस्लिम को लेकर ही बना,
तो हो सकता है और धर्म के लोग कहीं मांगने लगे आपको, तो एकता का यहाँ आपको खतरा था। तो भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, यानी बहुत बड़ा था भारत। यहाँ विभिन्न भाषा यानी अलग अलग प्रकार के भाषा बोला जाता था, यहाँ अलग अलग प्रकार के संस्कृति था और अलग अलग धर्म के क्या थे, अनुयायी रहते थे, यानी सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की क्या थी, आपको चुनौती थी। आप समझ रहे हैं कि जिस देश में इतना सारा आपको भाषा हो, इतना सारा धर्म हो, इतना सारा आपको क्या हो, संस्कृति हो, उसको एक जगह इकट्ठा करके सबको लेकर चलना एक बहुत बड़ा आपको काम था। आगे बढ़िए, अगला है लोकतंत्र की स्थापना। भारत के संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार का मतलब है कि जैसे मान लीजिए उसे जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, किसी भी पूजा पाठ करने का अधिकार। इस अधिकार को क्या बोला गया, मौलिक अधिकार, यानी आपके जुड़े हुए जीवन से जो अधिकार मिला उसे मौलिक अधिकार। अब मतदान का अधिकार मतलब क्या हुआ, बताइए। मतदान का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार को क्या बोला जाता है, मतदान का अधिकार बोला जाता है। अगला आइए, समानता पर आधारित विकास। अब समानता पर मतलब ऐसा कहा गया, गर्मी तो इतना ज़्यादा है कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। समानता पर आधारित विकास, ऐसा विकास जिससे आपको संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग अर्थात सभी वर्गों के साथ समानता का आपको व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों एवं धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष क्या दी जाए, आपको सुरक्षा दी जाए। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा नहीं कि समानता का मतलब खाली उन लोगों का विकास किया जाए जो बड़े लोग हैं, यानी बड़े लोगों का विकास किया जाए, छोटे लोगों का, मध्यम लोगों का, प्रत्येक लोगों का विकास किया जाए, तभी क्या होगा, समानता का आपको विकास होगा। अब ऐसा नहीं कि जादव जी का गांव है तो चलो जी जादव जी का अगर सरकार है तो जादव जी के गांव में रोड बन जाएगा, और दूसरे पासवान भाई का अगर गांव है तो पासवान जी का सरकारें नहीं है तो रहिए, रोड टूटा हुआ है तो रोड टूटा ही रहेगा। तो ऐसा वाला विकास आपको नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र में थोड़ा भी शोभा नहीं देता है कि जाति के आधार पर आप क्या करें, विकास का काम करें। अगला है द्वि राष्ट्र का क्या चीज़, आपको सिद्धांत। अब द्वि राष्ट्र का सिद्धांत देखिए क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक आपको कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम कि आपको दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी किसका मांग किया था, पाकिस्तान। तो भारत जो था एक द्वि राष्ट्र का सिद्धांत पर काम किया कि नहीं काम किया, एक हिंदू पर काम किया, एक क्या काम किया, मुस्लिम पर काम किया। तो हिंदुस्तान वाले लोग हिंदू रह गए और मुसलमान वाले लोग क्या रह गए, पाकिस्तान में आपको रह गए। तो द्वि राष्ट्र पर काम किया भारत, यानी हिंदू और मुसलमान पर। दरअसल हम लोग उनको अलग नहीं किए, हिंदुस्तान वाले लोग, बल्कि वही लोग अपना क्या हो गए, हम लोगों से अलग हो गए। क्योंकि उन्हीं लोगों का मुस्लिम लीग का जो था, मुस्लिम लीग जो बना था आपको कब बना था, 1906 में। उसी समय से इन लोगों का मान था कि मुसलमानों को एक अलग क्या बना दिया जाए, राष्ट्र बना दिया जाए, एक अलग देश बना दिया जाए। हाँ, पाकिस्तान में हिंदू है कि नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में हिंदू है, पाकिस्तान में भी आपको क्या है, हिंदू है। लेकिन अगर 90% अगर मान लीजिए आपको मुस्लिम है तो उसमें से 10 या 5% आपको हिंदू मिलेगा, यानी मात्रा बहुत क्या है, आपको कम है। लेकिन हिंदुस्तान में तो संख्या है ना हिंदू मुस्लिमों का भाई। तो यहाँ जितना मुस्लिम को आज़ादी है ना, उतना आज़ादी मुस्लिम को, मुस्लिम कंट्री आपको पाकिस्तान में भी नहीं है, जितना अच्छा से मुस्लिम यहाँ जीते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कुछ लोग गाली देते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि कुछ लोग भारत का भी सपोर्ट करते हैं। तो एक सुर में कहना गलत होगा कि सारे मुस्लिम भी गलत हैं, और एक सुर में भी कहना गलत होगा कि सारे मुस्लिम भी सही है कि ना। तो सब में कमी है। आइए, भारत का क्या है आपको विभाजन। अब आइए बंटवारा, थोड़ा सा भारत का विभाजन जो है आपको कैसे कैसे हो पाया है।
6 गो पॉइंट से आपको समझना है अच्छा से। मुस्लिम लीग ने आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत में एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नामों की 2 कौमों का क्या है, देश है। तो भारत कौन कौमों का देश है, 2 कौमों का, हिंदू और किसका, मुसलमानों का। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की क्या की, आपको मांग की। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को क्या गया, आपको बनाया गया, यानी धर्म के आधार पर भारत को क्या किया गया, विभाजन किया गया। हिंदू और मुसलमान के आधार पर भारत को क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाकों में शामिल हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान और कौन चीज़, पूर्वी पाकिस्तान। इसके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रह गया। कल आपको इस चीज़ को हम बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर भैया जी अगर आपको भारत पड़ता है तो देखा गया कि पश्चिम जो नीचे है इधर बहुत बड़ा मुसलमानी एरिया है, ऊपर भी बहुत बड़ा मुसलमानी एरिया है। तो भारत वाले ने हिस्सा लगा दिया कि ये काम करो, इधर भी पाकिस्तान रह जाओ और इधर भी क्या रह जाओ, पाकिस्तान। ये पश्चिम में होने के चलते इसे पश्चिमी पाकिस्तान बोल दिया गया, और ये पूरब में होने के चलते इसे क्या बोल दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान। अब बीच में कौन लोग रह गया, आपको भारत रह गया। तो पाकिस्तान को तो बांटा तो गया, लेकिन 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। चूँकि दोनों एरिया में पाकिस्तान में आपको मुस्लिम वाले दोनों क्षेत्र में क्या रहते थे, ज़्यादा रहते थे, इसी के वजह से इन क्षेत्र को दिया गया था। समझ में आया होगा। 4 नंबर पर आइए। मुस्लिम आपको बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था, यानी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम था। आपको बताए थे कि जब भारत आपको आज़ाद हो रहा था तो 15 अगस्त के बोला गया कि ये काम करो, जिस मुसलमान को पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जा सकता है, और जिस मुसलमान को भारत में रहना है वो भारत में रह सकता है। तो कुछ मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चल गए कि नहीं चले गए, चले गए, और कुछ मुसलमान कहाँ रह गए, भारत में ही रह गए। तो जो पाकिस्तान में चले गए उनके पाकिस्तानी बोल दिया गया, और जो भारत में रह गए उन्हें भारतीय ही बोल दिया गया। तो प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने के लिए राजी था नहीं। अगर सारा मुसलमान अगर पाकिस्तान में जाने के लिए राजी होता तो आज भारत में मुसलमान रह पाता क्या, नहीं। तो इसलिए सब लोग जाने का राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर आपको सीमांत प्रांत के आपको नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आपको किस नाम से पुकारा जाता है, सीमांत गांधी। तो क्वेश्चन पूछता है कि आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से आपको पुकारा जाता है, के नाम से जाना जाता है। वह द्विराष्ट्र आपको सिद्धांत के एकदम क्या थे, खिलाफ थे। अब बताइए कि खान अब्दुल गफ्फार खान एक मुस्लिम है कि नहीं है, लेकिन द्विराष्ट्र के ये क्या समर्थन में थे, ये चाहते थे कि भारत पाकिस्तान आपको बट जाए द्विराष्ट्र में, नहीं, ये चाहते नहीं थे। इन्हें क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी बोला जाता है। तो ये भी तो एक मुसलमान थे, लेकिन सारे मुसलमानों का एक भाषा तो नहीं हो सकता ना। अब यही में एंट्री ब्रिटिश राज वाला करता है, यानी अंग्रेज, जिसे ब्रिटिश बोला गया। अब ब्रिटिश इंडिया के मुसलमान बहुल प्रांत पंजाब और आपको बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले आपको थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उससे आपको निचले स्तर के प्रशासनिक आपको हलके को आधार बनाकर किया गया। अब देखिए, अब बहुत सारे कोई ऐसा भी गांव था बीचे में। अब भारत मान लीजिए है, भारत के बीचे में कोई ऐसा गांव है जहां केवल मुस्लिम है, तो एगो बीचवा में से उठा के नानू दे दिया पाकिस्तान के। तो इसमें कुछ ना कुछ बंटवारा के आधार पर ज़मीन से लेखा जोखा करके और इन लोगों को क्या किया गया, बांटा गया, दिया गया। अगला आइए, छठा नंबर, भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ। यानी सीधा सा अगर आपको पूछता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा का क्या कारण था, एक लाइन में जवाब है कि भैया धर्म के आधार पर बांटा गया, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। इसलिए दोनों ओर आपको अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, वह कल में से आपको पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत का। अल्पसंख्यक बताइए किन वर्ग को बोला जाता है, बताइए।
अल्पसंख्यक बोला जाता है किनको? मुस्लिम को। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम को क्या बोला जाता है? देखिए, देखिए, एक होता है बहुसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक। तो हिंदू बहुत मात्रा में है कि नहीं है, तो इसे बहुसंख्यक बोला गया। अब मुस्लिम कम मात्रा में है कि नहीं है, तो इसे क्या बोल दिया गया? अल्पसंख्यक। तो जहाँ भी बहुसंख्यक का बात आएगा तो हिंदू जाति समझिएगा, और जहाँ भी अल्पसंख्यक का बात आएगा तो मुस्लिम जाति समझिएगा। आगे बढ़िए। असमंजस में थे। अब बहुत सारे मुस्लिम थे कि भैया अगर बंटवारा में हम जा रहे हैं पाकिस्तान, अब भारत रह रहे हैं, तो फिर हम पाकिस्तान का नागरिक हुए कि भारत का नागरिक हुए? इसी चीज़ अटकले में ये सब लोग आपको रहता था। मुस्लिम भाई लोग, ये लोग धर्म से आगे उठवे नहीं किया। पाकिस्तान वाले लोग आज भी वही धर्म पर ही आधारित देश है। विभाजन की आई आपको मुख्य समस्या, यानी जब बंटवारा हो रहा था तो क्या क्या समस्या को क्या किया गया, आपको झेला गया है। तो भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों में अल्पसंख्यक का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुसलमान दंगे आपको भड़क उठे थे। यानी जब भारत का अभी तक विभाजन भी नहीं होगा तब ही से प्लानिंग चल रहा था कि दोनों हिंदू मुसलमान का क्या हो जाएगा? विभाजन। अब इस बात को लेकर हिंदू लोगों में और मुसलमान लोगों में आपस में क्या हो गया था? लड़ाई हो गया था, झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था। दूसरा नंबर है कि पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से आपको पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार आपको मुसलमानों को पाकिस्तान क्या करना पड़ा? जाना पड़ा। अब क्या भारत में जो मुसलमान रह रहे थे तो भारत में हिंदू लोग लगे मुसलमान को पीटने। अब पाकिस्तान में जो लोग हिंदू रह रहे थे, अब पाकिस्तान का मुसलमान लोग क्या करने लगे? उसको मारने लगे। पूरा तरीका से आपको चल रहा था। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी आपको क्या हुआ? बंटवारा हुआ। यानी भारत के केवल जमीने का बंटवारा नहीं हुआ, संपत्ति का भी क्या हुआ है? बंटवारा हुआ है। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों को पुनर्वास की समस्या मिली। यानी शरणार्थी उसे बोला जाता है जो लोग बाहर से आए हैं भारत में शरण लेने, यानी जो लोग वहाँ से भाग भाग के हिंदू लोग आए भारत में, उन्हें लोगों को क्या बोला गया? शरणार्थी बोला गया। उनको समस्या होगा कि नहीं होगा? बसाने में होगा, बिल्कुल। लोगों को पुनर्वास में बड़े ही संयम आपको ढंग से व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया। शरणार्थियों को आपको पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास क्या बनाया गया? मंत्रालय बनाया गया। बाकायदा उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया जो काम कर रहा था कि बाहर से आने वाले लोगों को क्या किया जाए? आपको बसाया जाए। अब विभाजन हो गया तो देखिए उसके बाद क्या क्या खेला शुरू हो गया। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? बहुत लोग इधर से अपना घर द्वार छोड़ के चले गए मुस्लिम कंट्री में। अब बहुत लोग उधर हिंदू घर बनाए थे, वो लोग घर द्वार छोड़ के कहाँ चले आए? हिंदुस्तान में। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार, मार झगड़ा, खूब काटकूट हुआ था। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक का मतलब होता है धार्मिक दंगे को क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक, यानी धर्म के आधार पर लड़ाई बड़ा हुआ था। कहाँ पे? तो आपको अमृतसर और कहाँ? कोलकाता में हुआ था। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में क्या करना पड़ा? रहना पड़ा। यानी जो बाहर से लोग आ रहे थे, सरकार उनके लिए टेंट टोंट गिरा के क्या बनाई थी? एक शिविर बनाई थी, उसी में पहले आके रहते थे लोग। औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। यानी जो लोग आपको रहते थे पहले, आपको कहाँ? पाकिस्तान में जो हिंदू भी महिला थी उनको जबरन ये बात बोलना पड़ा कि नहीं हम क्या है? मुस्लिम हैं। आज जबरन अपना धर्म बदल के आप मुस्लिम लड़का से क्या करना पड़ा? शादी करना पड़ा, ताकि हम पाकिस्तान में क्या हो सके? रह सके। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जुर्म है कि कोई लड़की को औरत को अपना धर्म बदलकर अगर शादी करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आपको चीज़ है।
कई मामलों में लोगों के परिवार की इज्जत बताने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को क्या किया गया, आपको मार डाला गया। यानी बहुत सारे पूरा हिंसा ही चल रहा था, तो हम क्या बताएं आपको। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस का भी क्या हो चुका है, बंटवारा हो चुका। अब देखिए वित्तीय का मतलब क्या है, पैसा कौड़ी के संपत्ति का बंटवारा के साथ साथ टेबल कुर्सी भी क्या हुआ था, बंटवारा। टाइपराइटर यानी टाइपिंग करने वाला मशीन का भी बंटवारा हुआ। थाना का भी क्या हो गया, बंटवारा। पुलिस का भी क्या हुआ था, आपको बंटवारा हुआ था। यानी सीधा सा पर्दार जगह भाई भाई में छिपा लोटा कढ़ाई में आपको लग जाता है हिस्सा। सेम लगा है कि नहीं लगा है हिस्सा, देख रहे हैं। अब देखिए आगे का पॉइंट, 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनकी सीमा पर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। 80 लाख लोग, अब पूछ सकता है कि कितना लाख लोग लगभग जो है आपको घर द्वार छोड़े थे। 80 लाख, तनका सा नाम याद रख दीजिएगा, 80 लाख होता है सर जी, 8-10 गो जिला हो जाएगा 80 लाख में। एक जिला की आबादी लगभग 10 लाख के आसपास मानी जाती है, तो 8-10 जिला के, बाप रे बाप, कोई कम चीज़ नहीं हुआ। 5 से 10 लाख लोगों ने क्या जान गंवा दी थी। 80 लाख लोग जो है लगभग घर द्वार छोड़ दिए थे। 5 से 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। इस जान गंवाने वाले में पुरुष, महिला, बेटी, बच्ची सब लोग हैं। राजवाड़ों का भारत में क्या हो गया, आपको विलय। राजवाड़ों का मतलब राजा। अब ओहू में एगो और खेला शुरू हो गया। एगो तो हिंदू मुसलमान के लिए अलग जंग छिड़ रहा है, और वही में कोई ऐसा जगह था जहां अभी राजा ही शासन कर रहा था, तो इन लोगों का एगो अलग कांड शुरू हो गया। तो इन लोगों ने भारत में क्या कर लिया, विलय, यानी भारत में मिल गया। बात समझे कि नहीं समझे। तो कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत में रहने वाले जो रजवाड़े लोग थे वो कहाँ आके मिल गए, तो भारत के साथ आके मिल गए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। ब्रिटिश भारत का मतलब, एगो ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजी भारत यानी अंग्रेजों का शासन, एगो देसी रियासत का मतलब गांव गांव का एगो शासन। बात समझ गए। इन देसी रियासतों की संख्या लगभग कितना थी, आपको 565। तब पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले भारत कितने भागों में बटा था, 2 भागों में, ब्रिटिश भारत में और देसी रियासत में। तो देसी रियासत की लगभग संख्या कितनी थी, 565 छोटे छोटे देसी रियासत में लगभग क्या हुए थे, हम लोग बटे हुए थे। आगे बढ़िए। आगे है कि रियासतों के आपको शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल गृह मंत्री ने ऐतिहासिक भूमिका क्या किया था, निभाया था। यानी जहाँ जहाँ राजा लोग शासन कर रहे थे, लगभग कितना भारत में राजा शासन कर रहे थे, 565। अब गधासन को समझाना पड़ा कि रे गधा, एक तो हिंदू मुसलमान के चलते भारत और पाकिस्तान क्या हुआ, 2 हिस्सों में बट गया। अगर तुम लोग नहीं मानेगा तो भारत अब 565 हिस्सा में बटेगा कि नहीं बटेगा। अगर मान लीजिए ये जिद ठान देता सब कि ना, अब हमरो राज के लिए एगो अलग देश चाहिए, हमारा राज के लिए अलग, तब तो जीरा मरीच के जैसा सारा भारत बटा जाता कि नहीं बता जाता, एक पुरिया के तहत बता देता। लेकिन ये गधासन को तो समझाना भी तो जरूरी है। तो उस समय के कौन हम लोगों के गृह मंत्री थे, आपको सरदार पटेल भैया, कहाँ है सरदार पटेल जी। अभी के गृह मंत्री अमित शाह है, और उस समय के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, पटेल जी। अब पटेल जी ने ही सारे राजा को समझाया था कि नहीं समझाया था, और भारतीय संघ में क्या होना, शामिल होने के लिए क्या करा दिया, राजी करा दिया। तो सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा भूमिका है भारत की एकता को बनाने में। अगर पटेल जी नहीं समझाते तो शायद भारत रहता ही नहीं, आज बहुत हिस्सों में बट चुका रहता। अब देखिए, अब यहाँ है कि राजवाड़ों के विलय में समस्या, यानी राजा लोगों को जब मिलाया जा रहा था भारत में, तब देखिए क्या क्या समस्या खड़ा हो रहा था। तो आइए 1 नंबर समस्या को पढ़िए। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आज़ाद होने जा रहा है। यानी आज़ादी जब भारत को नहीं मिला था तो उस समय अंग्रेज बोल दिया कि भारत जो है ना
आपको क्या हो रहा है, अंग्रेजी शासन से आज़ाद हो रहा है, ऐसे में राजवाड़ों भी आपको आज़ाद कर दिए जाएंगे। वो बोला कि जो भारत का जो आपको शासन है, भारत के लोग को भी आज़ाद कर दिया जाए, और यहाँ जो राजा शासन कर रहा है वो भी तो अंग्रेज का गुलाम है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी आज़ाद कर दिया जाएगा। राजवाड़े अपने मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और चाहे तो फिर में स्वतंत्र रह जाए। सबसे ज़्यादा अगर झगड़ा लड़ाने का काम किया तो इसमें अंग्रेज ने काम किया। वो गधा क्या बोला, जितना भी राजा लोग था, बोला कि ये काम करते हैं, हम तो भारत को भी आज़ाद कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी आज़ाद कर रहे हैं, अब भारत में जो राजा लोग हैं उसको भी आज़ाद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तो एक अलग देश बन गया, भारत एक अलग देश बन गया, और राजा को आज़ाद करना रहे हैं तो राजा अगर चाहेगा तो मर्जी से पाकिस्तान में भी मिल सकता है, भारत में भी मिल सकता है, तो चाहेगा तो अपना एगो देश बना लेगा। ये बड़ा खतरनाक काम करके गया। यही तो काम सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत किया। ये कौन बोल रहा था, अंग्रेजों ने बोला था। अब दूसरा देखिए, यह फैसला राजा को करना था कि जनता कि इसमें कुछ नहीं चलनी थी, यानी राजा को फैसला करना था कि भारत में मिलना चाहता है, पाकिस्तान में मिलना है, या खुद अपना देश बनाना चाहता है। तीसरा नंबर, ऐसे में देश की एकता और अखंडता को क्या है, खतरा मंडरा रहा है कि नहीं खतरा मंडरा है। अब मान लीजिए सब लोग अपन अपन होशियारी चलाएगा तो एक जगह इकट्ठा कोई काम होगा, नहीं काम होगा। अगर राजवाड़ा अलग होने की मांग करते हैं तो ना जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते। बात सही है कि नहीं है। एगो राजा कहता ना हम एगो अलग देश बनेंगे, तो सारा कहता है एगो हम अलग देश बनेंगे, बन जाता आपको 500 कितना 65। अभी भारत में कितना राज है, 28 गो राज है, 8 गो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी तो माहौल अलग है, उस समय का माहौल कुछ आपको क्या हो जाता, अलग हो जाता। तो पता नहीं चलता कि फिर हम लोग बिहार में रहते कि कौन राजा के शासन में रहते। कहाँ गए, कौन नंबर में थे, 3 नंबर, 4 नंबर में आइए। त्रावणकोर के आपको राजा, अब देखिए एक जगह है जिसका नाम क्या है, त्रावणकोर। अब त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज को आज़ाद करने के लिए कहा। अब देखिए गधा को लग गया। अब सबसे पहले वही में लंबा हाथ कौन मारा, त्रावणकोर के राजा। अब त्रावणकोर के राजा ने बोला कि हम अपना राज को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसा किया। अब देखिए धीरे धीरे मामला फैलने लगा। पहले त्रावणकोर के राजा बोला कि हम अपना खुद एक अलग देश बनाएंगे, तले अगले दिन हैदराबाद के राजा यानी निजाम ने क्या बोला कि हम एगो अलग देश बनाएंगे। तले अगला दिन भोपाल के नवाब आपको संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। अब देखिए खेला शुरू। त्रावणकोर के राजा बोले कि हम एगो अलग देश बनाएंगे। अगला दिन हैदराबाद के राजा बोला कि एगो अलग हम अपना देश बनाएंगे। तो ले अगला दिन भोपाल के नवाब जो थे उनको बैठक में बुलाया गया, वो कह रहा है हम जइबे नहीं करेंगे। अब हुआ कि बाबू ये मामला अभी ना शट डाउन हो। आइए अब राजवाड़ों के विलय में पटेल जी की क्या आपको भूमिका है जरा सा समझिएगा। तो आइए राजवाड़ों के विलय में पटेल जी के, भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी। ऐसे में सरकार ने आपको कठोर फैसला आपको क्या किया, लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि राजवाड़ों को उनकी आपको मन मर्जी फैसला लेने के लिए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। अब मान लीजिए राजा लोगों को मन मर्जी छोड़ दिया जाता तो भारत तो कई हिस्सा में बढ़ जाता ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से राजवाड़ों को भारतीय संघ में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो राजा लोगों को मिलाने का जो काम किया वो सरदार वल्लभ भाई आपको पटेल ने किए थे। अब देखिए अब देसी रियासत यही राजा उन लोगों को आपको अहम बातें क्या थी, तो अधिकतर राजवाड़ों के आपको लोग भारतीय संघ में शामिल होना क्या करते थे, आपको चाहते थे। यानी भले राजा लोग वो थे, कुछ राजा लोग अलग मांग करते थे, लेकिन अधिकतर लोग क्या चाहते थे कि नहीं हम भारत में ही क्या हो जाए, आपको शामिल हो जाए। अगला ये भारत सरकार कुछ इलाकों को आपको स्वायत्तता देने के लिए आपको तैयार थी, जैसे आपको क्या, आपको जम्मू कश्मीर। विभाजन की पृष्ठभूमि में आपको विभिन्न इलाकों के
सीमांकन के सवाल पर आपको खींचतान जोर आपको पकड़ रही थी और ऐसे में आपको देश की क्षेत्रीय एकता अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। यानी बहुत लोग विभाजन के समय कि भाई बॉर्डर कहाँ बनाया जाए ना बनाया जाए, इस बात को लेकर भी आपको विवाद होता था। चौथा नंबर है अधिकतर राजवाड़ों के आपको शासकों ने भारत संघ में अपने विलय के एक आपको सहमति पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर मतलब साइन कर दिए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ आपको एक्सेशन कहा जाता है। तो सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर किए उन्हें क्या बोला जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। तो जो राजा लोग भारत के विलय पत्र पर क्या किए, साइन किए थे, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ आपको एक्सेशन बोला गया। अगला ये जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा क्या हुआ, कठिन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों को भी क्या किया गया, आपको मिला लिया गया। अब हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ तनका सा देखिए। आइए, हैदराबाद के शासक को क्या बोला जाता है, निजाम। तो कई बार ऑब्जेक्टिव का पूछा गया क्वेश्चन है कि हैदराबाद के शासक यानी राजा को क्या बोला जाता है, निजाम बोला जाता है, मुस्लिम में निजाम बोला जाता है। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए आपको यथास्थिति बहाल रहने का क्या किया था, समझौता किया था। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने आपको निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल राजाकार को लगाया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत भारत संघ में क्या हो गया, विलय हो गया। यानी ये गदहू था जो शामिल तो नहीं होना चाहता था, अपना सैनिक बल का बल दिखाने लगा। वो भारत में क्या किया, वहाँ पर फोर्स उतार दिया और उसको वहाँ पर सरेंडर करवा के क्या किया गया, शामिल करवा लिया गया। नहीं मानिएगा तो आपको क्या किया जाएगा, मना दिया जाएगा। तो पहले नहीं माने थे, सोच रहे थे कि हम अपना एगो अलग बात काम करेंगे, अलग अपना चीज़ चलाएंगे, लेकिन नहीं सफल हुए। अब मणिपुर कैसे मिला, तो आइए, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच आपको विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। तो मणिपुर के जो राजा थे उनका क्या नाम था, महाराजा बोधचंद्र आपको सिंह। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र आपको कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून आपको 1948 में क्या कराया गया था, चुनाव करवाया गया था। यानी वहाँ से चुनाव के तहत लोगों से पूछा गया कि आप राजा के साथ रहना चाहते हैं कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं। बात समझे कि नहीं। लेकिन उसमें लोगों ने बोला ना कि हम राजतंत्र में रहना चाहते हैं। राजा ने क्या किया था, चुनाव जीत लिया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी भारत ने उसे क्या किया, मिला लिया कि नहीं मिला लिया, आसानी से मिला लिया है। राज्यों का पुनः गठन। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों का गठन की मांग हुई। नोट, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस नागपुर अधिवेशन 1920 में आपको पहली बार शामिल किया गया था। अब बहुत लोग कहने लगे कि हम भोजपुरी बोलते हैं, एगो हमला के अलगे देश बना दीजिए, अलगे राज बना दीजिए। हम क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, एगो हमरा के अलगे राज बना दीजिए। हम तमिल बोलते हैं, एगो अलगे राज बना दीजिए। हम बंगाली बोलते हैं, अलगे राज बना दीजिए। हम गुजराती बोलते हैं, अलगे राज बना दीजिए। हम मगही बोलते हैं, अलगे राज बना दीजिए। संभव है कि आप जो अब जितना भी भाषा बोल रहा है लोग, सब भाषा वाला लोगों को अगर अलग अलग राज चाहिए तो जगह ना चाहिए जी। तो भाषा के आधार पर बोला गया कि राज का बंटवारा, सरकार बोले कि गुंजाइश नहीं है, नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश का देखिए राज्य का निर्माण कैसे हुआ। तो तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत में
तेलुगु भाषी इलाका को अलग करके क्या बनाया जाए ना, आंध्र प्रदेश आपको बनाया जाए। यानी तेलुगु भाषा लोग वहाँ बोल रहे थे ना, तो इन लोगों का मांग था कि आपको भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग क्या बना दिया जाए, एक राज्य बना दिया जाए। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोटी श्री आपको रामुलु की लगभग आपको 56 दिनों की आपको भूख हड़ताल के बाद क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन्होंने खाना ही छोड़ दिया था। इसके कारण सरकार ने दिसंबर 1922 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की क्या कर दी, घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। तो भाषा के आधार पर बांटने में सरकार आई थी सामने? नहीं, सरकार कह रही थी भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोगों ने इतना ज़्यादा आपको आ गया, इतना ज़्यादा भूख हड़ताल पर बैठ गया, जिसमें एक आदमी की क्या हो गई है, मृत्यु भी हो गई है, जिसका क्या नाम है, पोटी श्री आपको रामुल जी की मृत्यु हो गई है 56 दिनों के बाद, भूख हड़ताल के बाद। मजबूरन में सरकार को आने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, जिसका नाम क्या था, आपको आंध्र प्रदेश। तो पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बनाया गया, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश बनाया गया। अगला आइए, राज्य पुनः गठन आयोग। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम आपको न्यायालय के आपको भूतपूर्व न्यायाधीश फैसल अली की अध्यक्षता में 3 आपको सदस्यीय राज्य का पुनः गठन क्या किया गया, आयोग का गठन किया गया। आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या था, देखिए जो फैजल अली के जो आपको अध्यक्षता में क्या किया गया ना, एक आयोग का गठन किया गया। उनके अनुसार देखिए क्या क्या रिपोर्ट पेश किया गया। त्रिस्तरीय यानी ABC राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। 2 में केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी सब केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीक राज्यों में क्या किया जाए, आपको मिला दिया जाए। ये बोले कि ये काम किया जाए। अभी केंद्र शासित 8 गुना है, तो ये बोले कि उस समय 3 को रहेगा, एक अंडमान निकोबार, एक दिल्ली, एक मणिपुर, बाकी सबको राज्य घोषित कर दिया जाए। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा आपको होनी चाहिए। यानी सुनिए, एक बोले कि ये काम कीजिए, सीमा का निर्धारण वहाँ कीजिएगा जहाँ से भाषा वाला लोग क्या हो रहा है, आपको अलग अलग हो रहा है। परिणाम क्या हुआ, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आपको पारित किया गया और देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को क्या गया, बांटा गया। तो शुरुआत में भारत में कितना राज्य बना, 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितना बना, 6। अभी तो बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, अभी जनसंख्या बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बात खत्म। संघ शासित क्षेत्र जो बाद में क्या बने, आपको राज्य बने। पहले ये लोग संघ शासित प्रदेश था। तो आइए, जैसे मिजोरम था, मणिपुर था, त्रिपुरा और क्या था, आपको गोवा, ये लोग बाद में क्या बन गया, आपको राज्य बन गया, हो गया। तो ये था आपको पहला चैप्टर और इसका आपको थ्योरी। अब अगले क्लास में क्या होगा कि अगले क्लास में इसको आपको शॉर्ट और आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा अगले आपको क्लास में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।